उसमें हमने 6.1 कंप्लीट कर ली थी और उसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे 6.2 एंड उसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस इसके अंदर थोड़ा बहुत कल की बात बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो दो बहुभुज होते हैं वो समान होते हैं यदि, कब समान होते हैं कि उनके संगत कोण बराबर हो। एक तो संगत कोण बराबर हो और एक संगत भुजाएं समान अनुपाती हो, तब दो बहुभुज बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने बहुभुज लिया था, जैसे कोई बहुभुज, एक बहुभुज तो हमने ये लिया था, ऐसे ले लो कुछ भी, ठीक है। अब ये बहुभुज बराबर कब होंगे, समरूप कब होंगे, जब इनकी संगत भुजाएं यानी कि ये भुजा और ये भुजा समान अनुपाती, ये भुजा और वो भुजा समान अनुपाती, ये भुजा और ये भुजा समान अनुपाती और ये भुजा और ये भुजा समान अनुपाती हो। वो संगत कोण यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण, इसके बराबर वो कोण, यानी कि संगत कोण भी इनमें बराबर हो, तब तो दो बहुभुज हमारे समान हो सकते, अन्यथा नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए समान कोणिक त्रिभुज। अब समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, एक त्रिभुज मैंने ले लिया ये और एक त्रिभुज ले लिया मैंने ये, ठीक है। ये लिया ए बी सी पी क्यू। अब देखिए समान कोणिक त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होंगे। अब संगत कोण जैसे इधर से मैं कोण अगर ए ले रहा हूं तो इधर से कोण पी लेंगे, इधर से अगर कोण बी लेता हूं तो इधर से कोण क्यू, और इधर से कोण सी तो इधर से कोण आर। ये संगत कोण अगर बराबर हैं तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान कोणिक त्रिभुज होंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समान कोणिक त्रिभुज। अब देखिए कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि AB और PQ का अनुपात बराबर होगा किसके, AC, और अगर इधर से AC लेंगे तो इधर से PR बराबर होगा किसके, BC अपॉन QR के अनुपात के बराबर। यानी कि अगर कोई त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी समान होंगे। जैसे इधर तो चतुर्भुज था तो इसमें तो संगत कोण है और संगत भुजाएं होंगी तब समान होगा। और इधर क्या है कि अगर दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। अब देखिए आपने क्लास 9 में एक प्रमेय पढ़ी होगी, ये प्रमेय थी कि एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब कैसे, जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, जैसे हमारे पास ये कोई समांतर रेखाएं हैं, ठीक, और ये मैं आधार A और B ले रहा हूं यहाँ पर। इस प्रमेय के अनुसार क्या है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब क्षेत्रफल में बराबर कैसे होंगे, जैसे ये आधार लिया मैंने और एक त्रिभुज मैंने इस प्रकार ही बना दिया और इसी आधार से एक त्रिभुज मैंने इस प्रकार बना दिया, तो ये दोनों त्रिभुज APB बराबर होगा त्रिभुज किसके, BPA के, सॉरी BQ, AQB के, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगी। अब इसी आधार पर अगर हम कितने भी त्रिभुज ले लें, भले से कितने भी त्रिभुज ले लें, वो दोनों त्रिभुज सदैव क्या होंगे, हमारे बराबर ही होंगे, ठीक है। कितने भी त्रिभुज आप ले सकते हो, तो एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज क्षेत्रफल में सदैव समान होते हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय हमने क्लास 9 में पढ़ी थी और इस प्रमेय की सहायता से हम थेरेस प्रमेय को प्रूव करेंगे, जो कि इसे 6.2 एक्सरसाइज का बेसिक है। यानी इसी प्रमेय पर आधारित सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जांपल्स
हल करेंगे। अब देखिए एक बार और देख लीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित बिंदु, यानी रेखाओं के बीच में स्थित जो त्रिभुज है वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप ये उतार लीजिए और नोट डाउन, फिर मैं आपको थेल्स पर में प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ। अब देखिए गाइस प्रमेय नंबर 6.1 वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। यानी कि हमारे पास जैसे मैं कोई त्रिभुज बना रहा हूं, यहाँ पे बना रहा हूं, यह हमने कोई त्रिभुज बनाया जैसे, ठीक है, टेढ़ा मैंने जानकर बनाया है, ये हमने कोई त्रिभुज बनाया। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हमें क्या कर रहा हूँ कि इस भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर ले सकते हैं, लेकिन हम सीधा लेने के लिए इस भुजा के समांतर में जैसे कोई ये रेखा खींच रहा है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। यानी ये मेरे पास त्रिभुज है ए बी और सी, और मैंने इसको समांतर काटने के लिए क्या किया कि डी और ई में मैंने इसको डी और ई इसके समांतर एक रेखा खींची थी। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है। हल करने में सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है वो हम इसमें लिखते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, आप जितनी बार प्रमेय को पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए आप बार बार पढ़कर समझे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक समांतर एक रेखा खींची जाए, यानी क्या कितने समांतर है, तो ये जो डी हमने खींची है, डी जो रेखा हमने खींची है वो किसके समांतर है, बी सी के, डी समांतर है बी सी के। ठीक है, ये डी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए तो सेकंड टॉपिक हम लिखेंगे सिद्ध करना। देखिए आगे बढ़िए, एक समांतर रेखा खींची, अब एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी अन्य दो भुजाएं, यानी कि देखिए हमने इसे भुजा के समांतर तो ये रेखा खींच दी। अब हमें क्या देखना है कि अन्य दो भुजाएं यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को देखिए ये रेखाखंड अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, यानी दो भागों में विभाजित कर दिया। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों सेम होगा। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है कि AD अपॉन BD, AD अपॉन में BD इक्वल है किसके, AE अपॉन CE के, AE अपॉन CE के, यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात सेम होगा। यह हमें प्रूव करना है। क्या दे रखा है, इस भुजा के एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींचने पर वह भुजा इन दोनों जो अन्य दो भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रचना करनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बी को मैं ए से मिला रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक पेन से कर देता हूँ। इस बी को मैं क्या कर रहा हूँ, ए से मिला रहा हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सी को डी से मिला रहा हूँ।
सी को मैंने डी से मिला दिया, ठीक है। इसको मिलाने के बाद इस डी पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ कि ए ई भुजा पर लंब डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ए ई भुजा पर एक लंब डाल दिया डी से, ये 90 डिग्री, और ई से ए डी पर लंब डाल दिया, ठीक है। ये ई से ए डी पर हमने लंब डाल दिया, ठीक। अब देखिए इसको मैंने नाम दिया एफ और इसको नाम दिया जी। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें रचना, कि हमने क्या क्या इसमें रचना की है। तो रचना में देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि बी को ई से, बी को बिंदु बी को या शीर्ष बी को, शीर्ष बी को किससे मिलाया ई से, व सी को डी से मिलाया, डी से मिलाया। फर्स्ट रचना तो ये हो गई हमारी। एंड सेकंड हमने क्या किया कि डी से बिंदु डी से ए ई पर लंब डी एफ डाला, बिंदु डी से भुजा या फिर किस पर ए ई पर, भुजा रखने की जरूरत नहीं, ए ई पर लंब डी एफ डाला, डी एफ डाला, ठीक है। यानी कि ए ई सॉरी डी एफ लंब है, डी एफ लंब को इस प्रकार उल्टे टी से दर्शाते हैं। डी एफ लंब है किस पर, डी एफ लंब है ए ई पर, एक रचना। और इसमें हमने क्या किया कि ई जी लंब डाला बिंदु ई से इस पर एडी पर लंब ई जी डाला, यानी कि ई जी लंब है किस पर, एडी पर, यह हमने से। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें उपपत्ति, लास्ट इसका जो टॉपिक होता है वो होता है उपपत्ति। तो गाइस उपपत्ति में देखिए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने दिया है कहाँ से लिखा, क्वेश्चन को पढ़कर कि डी ए समांतर है बी सी। फिर सिद्ध करना भी क्वेश्चन को पढ़कर। सिद्ध क्या करना है कि दोनों भुजाओं का अनुपात, एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के जो दो भाग हैं उनका अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और रचना हमने जो हमने इसमें नया इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि नई जो चीजें हमने बनाई उनको हमने अपनी भाषा में यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीजें आपको लिखनी है। अब देखिए उपपत्ति में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक त्रिभुज, देखिए इस रेखा पर बड़े दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ए डी ई और एक त्रिभुज एक डी और एक त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, ठीक है। यानी इस ई पॉइंट को लेकर हमें इस बड़े वाले त्रिभुज में से दोनों त्रिभुजों को लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज पहले ले रहा हूँ मैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें 1/2 तो ऐसा का ऐसा ब्लैक पेन से कर लेता हूँ, ये 1/2 तो ऐसा का ऐसा आएगा। अब देखिए मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, ए डी ई। अब इस ए डी ई त्रिभुज में आप आधार ये मत लेना, क्यों, क्योंकि आधार सदैव वही लिया जाता है जिस पर हम लंब डाल सकते हैं। तो हमने लंब किस पर डाला है, ए डी भुजा पर, तो आधार क्या है इसमें
AD और ऊंचाई क्या हो जाएगी GE, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसमें GE। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे। ठीक है, अब इसी भुजा पर आधारित मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज BDE, BDE त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज BDE का वही 1/2 आधार है ऊंचाई। अब 1/2 बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ये 1/2 तो ऐसा कैसा। अब इसके अंदर आधार देखें हम क्या लेंगे। गाइस अधिकतर आपने देखा होगा कि अधिक कोण त्रिभुज होते हैं, उनके अंदर अगर हम लंब डालते हैं तो जो लंब डालते हैं वो भुजा से बाहर की तरफ आ जाते हैं, त्रिभुज से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये BDE, इसमें ये कोण आपको अधिक कोण दिख रहा है। अब अगर ये अधिक कोण है और अगर हम इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो लंब ये आ रहा है, यानी कि हम इस त्रिभुज में आधार क्या लेंगे हम BD। इधर से हमने लिया क्या BD, BD इनको में ऊंचाई क्या लेंगे हम, ऊंचाई हम लेंगे वही GE। ठीक है, देखिए ये तो हमने डाला इस पर क्या लंब है ना, तो इस भुजा पर लंब डाला तो ये इसकी आधार होगी और ये आधार है और ये इसकी क्या है ऊंचाई GE। ठीक है, अब देखिएगा ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब मैं इस प्रमेय को यहाँ से हटा रहा हूँ, हमारे पास जगह कम है इसलिए। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन उस तरह करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए एक त्रिभुज लिया हमने, ये इसका आधार और ऊंचाई का फॉर्मूला लगा के 1/2 आधार इनटू ऊंचाई C है, समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई। और सेकंड त्रिभुज में भी हमने समीकरण नंबर सेकंड ले ली, किससे इस त्रिभुज से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस भुजा के दोनों त्रिभुज ले लिए, अब मैं इस भुजा के दोनों त्रिभुज लूंगा। अब देखिए उस भुजा पर दोनों त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, इस पर भी एक त्रिभुज तो ये ADE बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एक बार फॉर्मूला और लिख देता हूँ, 1/2 इनटू आधार इनटू में ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इस त्रिभुज में मैं क्या कर रहा हूँ, इस भुजा पर ले रहा हूँ, तो इस भुजा पर हमने लंब क्या डाल रखा है, इस शीर्ष से ये लंब है। अगर ये लंब है तो इसमें आधार क्या हो गया AE, यानी कि 1/2 तो ऐसा कैसा इनटू आधार क्या है AE इनटू देखिए AE इसका आधार हो गया, तो ऊंचाई कौन सी है DF, ये मैंने DF इसकी ऊंचाई, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम। इसी प्रकार देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया है। अब मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, ये वाला त्रिभुज CDE। आपको वही त्रिभुज लेने जो इस रेखा पर बने हुए। आप ऐसा मत कर देना कि त्रिभुज DCB ले लो, इस त्रिभुज से हमें कुछ मतलब नहीं है और इस त्रिभुज से भी हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस रेखा पर इस आधार पर बने हुए त्रिभुज। ठीक है, तो एक तो हमने ये लिया था और एक हम ये ले रहे हैं। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज DEC या CED, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। अब इसमें देखिए ये भी वही अधिक कोण है। देखिए ये किस प्रकार है, इस प्रकार हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज ED और C। ठीक है, तो देखिए ये अधिक कोण है। अब अगर इससे हम लंब डालते हैं, किससे E से अगर हम लंब डालते हैं तो देखिए ऐसे बाहर जाएगा कुछ, तो बाहर जाएगा तो इसका लंब हमने कौन सा डाला था, D बिंदु की तरफ, तो ये लंब है सॉरी इस D से लंब डाला है,
उल्टा कर दिया मैंने, इस बी से लंब डाला तो देखिए इस ई बिंदु से थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस बी से हमने लंब डाला ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो आधार क्या हो गया इसमें सी ई, आधार क्या हो गया इसमें सी ई, यानी कि 1/2 इंटू आधार हो गया सी ई इंटू ऊंचाई क्या हो गई इसमें डी एफ, ये ऊंचाई होगी इसमें डी एफ, इसको मैंने समीकरण नंबर 4 ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 समीकरण। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1/2 और समीकरण नंबर 3/4 है, समीकरण नंबर 1 में भाग दे रहा हूँ मैं 2, समीकरण नंबर 1/2। अब समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देंगे तो देखिए इधर से त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन में क्या आएगा त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई बराबर देखिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू में क्या है एडी इंटू जी, एडी इंटू जी अपॉन में समीकरण नंबर 2 1/2 इंटू बी डी इंटू जी, बी डी इंटू जी, ठीक है। ये बी डी इंटू जी लेने के बाद अब देखिए इसमें कट जो कट आए उसको काट देंगे, ये दोनों कट रहे हैं 1/2 से 1/2 और जी से जी, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा एडी अपॉन में, एडी अपॉन में बचा हमारे पास बी डी, इसको हमने समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया। कौन सी समीकरण नंबर 5 एडी अपॉन में बी डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3 भाग 4। अब समीकरण नंबर 3 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो देखिए समीकरण नंबर 3 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई अपॉन में क्या आएगा त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी सी ए डी इक्वल वही 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एफ अपॉन में 1/2 इंटू सी ई इंटू में डी एफ। इधर भी देखिए एक 1/2 से 1/2 और डी एफ से डी एफ कर जाएगा, तो इधर बचेगा हमारे पास ए ई अपॉन में सी एफ, ये बचा हमारे पास ए ई अपॉन में सी एफ, इसको मैंने समीकरण नंबर 6 नाम दिया, ठीक है। अब देखिए नए 2 समीकरण नहीं आ गए हमारे पास, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। हमें प्रूव करना है कि एडी अपॉन में बीडी और एई अपॉन में सीई, ठीक है। अब देखिए गाइस एडी अपॉन बीडी आ गया, एई अपॉन सी आ गया। अब अगर ये दोनों चीज आ गए तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल कर देना। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। लेकिन देखिए यहाँ ए डी ई और ए डी ई तो सेम, लेकिन त्रिभुज बी डी ई और यहाँ पर त्रिभुज सी डी ई, ठीक है। ये एरिया है इसका ए आर, एरिया के अंदर ये त्रिभुज, ठीक है। तो अब ए बी डी ई देखिए इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो देखिए बी डी ई एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज है सी ई डी। अब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बनेंगे। अभी मैंने आपको प्रमेय बताई थी कि एक ही आधार और समांतर भुजाओं पर एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के मध्य बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। यानी कि देखिए ये एक ही आधार है, इसी आधार से ये त्रिभुज और इसी आधार से ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार से, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो हम क्या कर देंगे कि त्रिभुज बी डी ई इक्वल होगा त्रिभुज सी डी सी ई, ठीक है। अब मैं डायग्राम बता रहा हूँ, समझा दिया ठीक है आपको। अब देखिएगा
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चूंकि एक ही आधार व समांतर भुजाओं के मध्य बना त्रिभुज के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब अगर क्षेत्रफल बराबर होता है तो त्रिभुज BDE इक्वल होगा त्रिभुज CED के। इसको मैंने समीकरण नंबर 7 नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 7 से किसी भी एक में मान रख दूंगा। तो समीकरण नंबर 7 से मैं क्या कर रहा हूँ 6 में मान रखा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज 6 हमारे पास ये है ना, त्रिभुज ADE अपॉन में त्रिभुज CED की जगह में क्या रखा हूँ BDE इक्वल हमारे पास क्या है AF अपॉन में AF अपॉन में CE है यहाँ पर ना, CE ठीक है। AE अपॉन में CE हमारे पास है। इसको मैंने समीकरण नंबर 8 नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 8 को मैं कर रहा हूँ 5 के इक्वल। समीकरण नंबर 5 बराबर 8 कर रहा हूँ। अब अगर ये दोनों समीकरण इक्वल हैं तो इनके देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले भाग अगर बराबर है तो देखिए ADE BDE दोनों इक्वल है इधर वाले, तो इधर वाले भी इक्वल होंगे। यानी कि त्रिभुज AD अपॉन में BD क्या होगा इसमें AD अपॉन में BD इक्वल होगा किसके AE अपॉन में CE। AE अपॉन में CE ये हमारा प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE ये हमारे थ्योरम्स पढ़ने हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया है वो लिखा प्रमेय को पढ़कर। ठीक है। फिर सिद्ध करना, ये भी हमने प्रमेय को पढ़कर ही लिखा। अब इसमें क्या है रचना हमने त्रिभुज में की थी कि शीर्ष B को E से मिलाया और E को D से मिलाया। ठीक है। और लंब डाला तो उनको भी हमने लिख दिया। अब उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि एक ही भुजा पर जो मतलब त्रिभुज बने हुए थे उन त्रिभुजों को लिया और उनका क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड आ गए। इसी प्रकार फिर दूसरी भुजा पर जो त्रिभुज बने हुए थे उनको लिया और हमने उनका एरिया निकाला। एरिया निकालने पर समीकरण नंबर 1 का तो समीकरण नंबर 2 में भाग और समीकरण नंबर 3 का समीकरण नंबर 4 में हमने भाग दिया। और भाग देने पर हमारे पास 5 और 6 समीकरण आई। अब 5 और 6 को इक्वल करने के लिए इनके ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट हमें इसमें चेंज करना है। तो इसको हमने क्या किया कि एक ही आधार और समांतर भुजाओं के मध्य त्रिभुज हैं तो ये दोनों भाई हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। अब ये अगर इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल है तो मैंने क्या किया कि इसका मान इसमें रख दिया। इसमें रखने पर ये भाग और ये भाग दोनों इक्वल हो गए और इक्वल होने पर इनके राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी इक्वल होगी। यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CF ये हमारे थेल्स प्रमेय है। और ये प्रमेय एक महान वैज्ञानिक थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है। ये प्रमेय हमारे काफी काम में आने वाली है। बहुत जो वीडियो नोट डाउन और अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और गाइस इसी प्रमेय का एक विलोम भी जो हमारे आगे 6.2 प्रमेय के आधार पर है तो इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें हमें ये चीज दे रही होगी और ये चीज हमें इसमें पूछेगा कि डी समांतर है BC के। क्या दिया रखा होगा हमें कि AD और BD का अनुपात बराबर है AE और C के अनुपात के। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इक्वल है तो क्या तीसरी भुजा समांतर होगी उस भुजा के,
यानी कि जो अन्य भुजा हमने खींची वो समांतर होगी इसके, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड डायरेक्ट हम एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिएगा उदाहरण नंबर फर्स्ट है इसका कि यदि कोई रेखाखंड एक त्रिभुज ABC, कोई रेखाखंड है जो त्रिभुज ABC की भुजाओं को AB और AC को क्रमशः कौन कौन सी भुजा AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। यानी कि मैं जैसे ये कोई त्रिभुज बना रहा हूँ, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, इसको नाम दिया मैंने ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को D और E बिंदु पर, जैसे ये कोई D बिंदु है और ये मैंने यहाँ पर E बिंदु ले लिया, D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचे, ठीक है, तथा BC के समांतर हो, इस BC के समांतर है, तो सिद्ध करें कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसको मैंने नाम दिया D और इसको नाम दिया E। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया है में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर, प्रमेय को पढ़कर कि यदि कोई रेखाखंड एक रेखाखंड AB त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर विभाजित करता है, यानी कि जो DE रेखाखंड है, DE या फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, प्रतिच्छेद करें तथा BC के समांतर हो, हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि DE समांतर है BC, बस इतने से लिखने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। एंड रचना हमें इसमें करनी नहीं है, उत्पत्ति में देखिए स्वर सिद्ध करना हमें क्या है, इसमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन में AB इक्वल टू है हमारे पास AE अपॉन में AC, ठीक है। अब AD देखिए, AD छोटा वाला भाग और AB ये पूरा, यानी इसका और इसका अनुपात इस छोटे वाले AE और इस AC के अनुपात के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि इस भाग का अनुपात और इसका, इन दोनों का अनुपात उन दोनों के अनुपात के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिएगा उत्पत्ति में देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि थेल्स प्रमेय से, इससे पहले हमें दे क्या रखा है कि DE समांतर है BD, अब ये दे रखा है, अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा, अतः थेल्स प्रमेय से देखिएगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, यानी कि कौन कौन सी, ये भुजा और ये भुजा, यानी ये रेखाखंड और ये रेखाखंड अगर समांतर हैं तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के समान होगा, यानी कि क्या होगा कि AD अपॉन में BD इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में CE के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जिनको हमें रखना है, यानी AD और AE को रखना है और BD और EC को हटाना है, तो मैं इनको उल्टा कर दूंगा। क्या करूंगा, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन में AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन में CE अपॉन में AE। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आप जो जो करते हो आप ऐसे लिख दिया करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि BD अपॉन AD में +1 कर रहा हूँ एंड इधर CE अपॉन AE में +1 कर रहा हूँ।
अब दोनों का लसा लूंगा तो देखिए इधर से तो आएगा क्या BD प्लस BD, इसको इससे गुणा करूंगा तो AD, अपॉन में क्या आ जाएगा AD इक्वल टू इधर से इसको इससे गुणा करूंगा तो इधर CE प्लस AE इक्वल नीचे आ जाएगा हमारा क्या AE। अब देखिए गाइस, अब डायग्राम को हम देखेंगे कि अगर BD और AD को जोड़े, किसको BD और AD को जोड़े तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी AB, ठीक है। तो BD और AD, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे D से D को कैंसिल करके डायरेक्ट AB भी लिख सकते हो। हमने क्या किया, AD और BD को जोड़ा तो पूरी भुजा AB आ गई और नीचे AD ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इधर भी देखिए CE और AE, E से E कैंसिल हो जाएगा तो AC बचेगा, यानी कि हमने क्या किया कि CE और AC यानी इस पार्ट और इस पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो पूरी AC आ जाएगी, तो ये आ गई हमारे पास AC अपॉन AE, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों पक्षों का फिर से व्युत्क्रम कर दूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रूफ करने वाला नहीं आया अभी तक। देखिए ऊपर हमें AD लाना है जबकि यहाँ पर नीचे आ रहा है, नीचे हमें AB लाना है जबकि इधर ऊपर आ रहा है, तो मैं इन दोनों को ही उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, ठीक है। दोनों पक्षों का अगर व्युत्क्रम करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा AB, नीचे आ जाएगा AD इक्वल में इधर आ जाएगा AE ऊपर एंड AC नीचे, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। तो गाइस ये जो एक्सरसाइज है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से अधिकतर जो बड़े वाले क्वेश्चन है पीछे 5-5 नंबर के 6-6 नंबर के, वो अधिकतर इसी प्रश्नावली में से भी पूछता है, कोई सी भी 2 प्रमेय आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इन प्रमेय को अच्छी तरह से याद करिए, ठीक है। तो देखिए हमने इसे कैसे किया, हमें ये दे रखा है कि यदि कोई रेखाखंड AB त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तथा BC के समांतर है, तो हमने ये दिया है, हमें लिख दिया कि ED समांतर है BD, ठीक है, क्या सॉरी BC है यहाँ, DE समांतर है BC के, ठीक है, DE समांतर है इसके BC के। अभी ये दोनों समांतर है तो इनकी थेल्स परमिशन लिख देंगे कि ये समांतर होने पर इनका अनुपात भी हमारे क्या होगा, समान होगा। तो AD अपॉन में BC BD, AD अपॉन में BD एंड AE अपॉन में C, AE अपॉन में C हमने कर दिया। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे और व्युत्क्रम लगकर एक जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आएगा, और इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारे पास सिद्ध करने वाला आ जाएगा और आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 2। देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में हमें दे रखा है कि एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, और ये क्या है, समलंब है, जिसमें क्या है कि AB समांतर है CD DC एंड भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F बिंदु है। इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर है AB के, ठीक है, यानी कि हमें दिया है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है हमने क्या दिया है कि एक तो AB समांतर है किसके, DC के, और एक देखिए EF भुजा AD के समांतर, एक दे रखा है हमें EF समांतर है किसके, AB के, यानी कि देखिए AB, ये AB समांतर है किसके, DC के, समलंब चतुर्भुज इसलिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और एक क्या दे रखा है कि EF AB के, ये EF AB के समांतर। अब अगर ये इसके समांतर है और ये इसके, तो ये इसके भी समांतर होगी, यानी कि DC समांतर है किसके, EF के। ये 3 चीजें हमें इसमें दे रखा है, ठीक है। अब ये 3 चीजें अगर हमें इसमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि रचना करेंगे सबसे पहले, या फिर सिद्ध कीजिए, सॉरी सिद्ध करना लिख ले पहले। तो सिद्ध करने में हमें देखिए क्या लिखना है कि सिद्ध करना ये दे रखा है कि AE अपॉन है ED इक्वल टू, यानी AE अपॉन ED का अनुपात है बराबर है किसके, BF अपॉन FC के अनुपात, ये अनुपात इक्वल है, ये हमें इसमें प्रूव करना है।
अब इसको प्रूव करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय चाहिए, और थेल्स प्रमेय चतुर्भुज में नहीं लगती। अब चतुर्भुज में अगर थेल्स प्रमेय नहीं लगती तो हम इसको त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ कि ए को सी से मिला, या तो ए को सी से मिला लो या बी को डी से मिला लो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए को सी से मिला, ये मैंने ए को सी से मिला। अब ए को सी से मिलाने पर देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन जाते हैं। वैसे त्रिभुज तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेन एक तो ये त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला, और एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार तो इस त्रिभुज को लूंगा और एक बार इस त्रिभुज को लूंगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने, यानी कि जिस पॉइंट पर ये इसे काट रही है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इसको मैंने जी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए इस उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से त्रिभुज ए डी सी ले रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, अब देखिए कि इधर हमारे क्या है, ई एफ समांतर है सी डी की। ठीक है, ई एफ समांतर है किसके? सी डी के या डी सी के। यहां से देखिए डी सी समांतर है ई एफ के। ठीक है, अगर डी सी पूरी, ये पूरी इसके समांतर है तो ये छोटा वाला हिस्सा भी इसके समांतर होगा, यानी कि ई जी समांतर है किसके? ई जी समांतर होगा किसके? डी सी के। ई जी समांतर होगा डी सी के। अब अगर देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो मैं थेल्स प्रमेय का यूज करता हूँ। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा किसके? ए जी अपॉन सी जी के। ए जी अपॉन जी सी। देखिए अगर ये और ये समांतर है तो इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात इक्वल होना चाहिए। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इधर से इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूँ। ठीक है, और छोड़े को इसको, तो मैं त्रिभुज ए बी सी कौन सा ले रहा हूँ? त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए इस त्रिभुज में भी क्या है कि ए बी और ई एफ समांतर है। क्या दे रखा है? मैं इसमें ए बी और ई एफ समांतर दे रखा है। हमें दे रखा है कि ए बी समांतर है ई एफ के। अब अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये जो जी एफ है ये भी ए बी के समांतर होगा। ठीक है, अब जी एफ अगर ए बी के समांतर है तो देखिए इस वाले त्रिभुज में मैं थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो त्रिभुज अतः थेल्स प्रमेय से राइट कर लेते हैं। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि अगर मैं इधर से क्या ले रहा हूँ? सी एफ ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर देखिए आप इसके अनुसार भी ले सकते हो। ए बी एफ लेना है तो ऊपर से बी एफ ले लीजिए, इधर से बी एफ तो इधर से सी एफ, बी एफ अपॉन सी एफ इक्वल होगा किसके? ए जी अपॉन में किसके? सी जी के। सी जी के। ठीक है, कैसे लिया हमने कि इधर से इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल है किसके? ए जी और सी जी के अनुपात के। किससे? थेल्स प्रमेय से। इसको मैंने नहीं दिया नाम समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से देखिए। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास ए ई अपॉन में ई डी इक्वल ए जी अपॉन सी जी। इधर देखिए बी एफ अपॉन सी एफ ए जी अपॉन सी जी, यानी ए जी अपॉन सी जी दोनों इक्वल है तो इसके ये लेफ्ट हैंड वाले भी इक्वल होंगे। तो ए ई
ब्लैक पेन से कर लेता हूँ। AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल होंगे किसके? BF अपॉन में CF के, BF अपॉन में CF। ठीक है, तो गाइस ये हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। ये देखिए AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED, BF अपॉन में CF, BF अपॉन में CF या FC, आप इसको FC या CF खुद भी लिख सकते हो। ये FC का, ये H है इसको कैसे किया एक बार और देख लीजिए। हमें दे रखा था कि ये समांतर है, अब ये समांतर है और ये हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि रचना करेंगे। रचना क्यों करी? क्योंकि हमें इसमें थेल्स प्रमेय लगानी। अब थेल्स प्रमेय लगाई हमने, तो देखिए इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन भुजा के अनुपातों के बराबर हो गया। फिर दूसरा त्रिभुज लिया हमने ये, और उसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर किया, तो AG अपॉन CG और AG अपॉन CG इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड वाले भाग भी इक्वल होंगे, और इस प्रकार हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, और वीडियो नोटेड डाउन। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये प्रश्नावली आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपके हायर क्लासेस में यानी कि 3rd ईयर फाइनल BA में आपके ये काफ़ी काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे 11th-12th में आपके काम में नहीं आएगी, लेकिन BA फाइनल में आपके काफ़ी काम में आएगी। ठीक है, और वीडियो नोटेड है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 की आकृति 6.16 में यानी कि 6.16 में हमें क्या दे रखा है? तो PS अपॉन में SQ, PS अपॉन में SQ का अनुपात PT अपॉन TR के अनुपात के बराबर है, तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें प्रूव करना है। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं दिया है क्या दिया है कि एक तो दे रखा है हमें PS अपॉन में SQ इक्वल है PT अपॉन में TR के। एक तो ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है, और एक क्या दे रखा है? एक दे रखा है कि कोण PST इक्वल है कोण PRQ के। एक ये दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है हमें इसमें? सिद्ध करना है कि त्रिभुज PRQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PRQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब हमें एक तो PQ इक्वल करनी है किसके? PR के। ठीक है, इस PQ को उस PR के इक्वल हमें करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। तो उत्पत्ति में देखी गई उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले दिया है इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि PS अपॉन में SQ इक्वल मेरे दे रहा हूँ क्या? PT अपॉन में TR। ठीक है, ये मैंने दिया है इसे ले लिया। अब अगर देखिए थेल्स प्रमेय से देखिए कि PS SQ PT और TR ये दोनों भुजाओं के अनुपात समान है। अगर ये दोनों भुजाएं के अनुपात समान है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि यदि दो भुजाओं के अनुपात समान हो यानी कि दो भुजाएं समान अनुपाती हो तो उन दोनों भुजाओं के जो बिंदु हैं उनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। यानी कि ST समांतर है किसके? QR के। ये ST रेखाखंड QR के समांतर है, ये हमने इससे कर लिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों समांतर हैं तो चूंकि हमने छोटी क्लासों में यानी कि 7th या 8th में पढ़ा होगा कि समांतर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये कोण है तो देखिए इसमें क्या होता है
कि ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण किसे कहते हैं? एक को छोड़कर एक कोण, यानी कि ये कोण लो, इसको छोड़ दो ये वाला कोण। इसी प्रकार अगर नीचे वाला लेते हैं तो ये नीचे वाला इसके इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए गाइस, अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे मान लो तो ठीक है। तो देखिए ये दोनों समान थे और इनमें संगत कोण कौन सा हो गया? कोण एस और कोण क्यू, यानी कि कोण एस इक्वल है कोण क्यू, यानी कि ये जो कोण है ये इसके इक्वल होगा संगत कोण। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोण एस इक्वल टू कोण क्यू कर रहा हूँ। कारण क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? संगत कोण। ठीक है गाइस। अब एक तो ये हमें दे रखा है, इसको अगर मैं पूरा लिखता हूँ तो देखिए, पूरे लिख लेता पूरा नाम, पी एस टी कोण पी एस टी इक्वल है कोण एस क्यू आर या पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। ठीक है, कारण हम लिख दिया संगत कोण। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिया जैसे ये ले रहा हूँ कि कोण पी एस टी इक्वल टू कोण पी आर क्यू, यानी कि हमें दिया था कि कोण एस कोण आर के इक्वल है, ये दिया है। इसको तो मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट नाम और इसको दे रहा हूँ समीकरण नंबर सेकंड नाम। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण नंबर फर्स्ट में देखिए एस टी के बराबर क्या है? कोण पी क्यू आर। तो मैं इस पी एस टी के इक्वल क्या रखूंगा? पी क्यू आर। तो समीकरण नंबर 1 से 2 में मान रखता हूँ, तो इस एस टी के जगह में क्या रख रहा हूँ? कोण पी क्यू आर इक्वल है किसके? कोण पी आर क्यू की। अब देखिए अगर ये दोनों कोण किस त्रिभुज के? इस बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए ये कोण और ये कोण भी इक्वल हो गया। अब अगर ये कोण और ये कोण इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि समान, जो मैंने 9th क्लास वाले पढ़े में थी कि समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये क्या हो गया? समकोणिक त्रिभुज, जो कि या फिर ऐसे लिख लो कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। वैसे तो नियम तो एक के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसका विपरीत लिख देंगे कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। तो देखिए इसकी सम्मुख भुजा पी क्यू आर, इस कोण की सम्मुख भुजा क्या है? पी आर। तो इधर से ले रहा हूँ पी आर क्यू, इस कोण की सम्मुख भुजा है पी क्यू। अब देखिए गाइस हमें सिद्ध करना था क्या? पी आर इक्वल टू पी क्यू, हमने कर दिया पी आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है। तो अब अतः हम क्या कर सकते हैं कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर लिख लो ना, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मोस्ट पर मैं गाइस अच्छे से पढ़ लेना, आ सकती है 4 नंबर में। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया है? एक तो आकृति दे रखी है और आकृति के साथ साथ ये 2 चीजें में दे रखी है, इनको हमने दिया है मैंने कहा, और प्रूव करने में हमने क्या इससे लिया। अब देखिए इन दोनों भुजाओं का अगर अनुपात सेम है तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, और थेल्स प्रमेय की सहायता से हमने क्या किया कि अगर 2 भुजाएं समांतर होती तो उनकी संगत कोण बराबर होती है, यानी कोण एस और कोण क्यू को हमने समान कर दिया। अब संगत कोण बराबर हैं तो
समीकरण नंबर 2 इससे देके दिया है, इसमें मैंने इसको समीकरण नंबर 2 में लिख दिया, और समीकरण नंबर 1 और 2 को इक्वल करने पर हमारे पास ये कोण आ गई। कोण क्यों? कोण r के बराबर। अब हमने क्या लिखा कि समान कोणों की संगत भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समानुपाती होती, यानी कि r की सम्मुख भुजा PR और Q की सम्मुख भुजा QR हमारे इसमें इक्वल होगी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। धन्यवाद, थैंक यू। कल हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।